नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। स्वागत है आपका खबर संगम में। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। 26/11 हमले के मास्टरमाइंड डेविड हेडली ने चौथे दिन मुंबई के विशेष अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दी गवाही। इशरत जहां को बताया आत्मघाती हमलावर। सियाचिन हिमस्खलन में रेस्क्यू ऑपरेशन में जिंदा निकाले गए लांस नायक हनुमंत थप्पा की हुई मौत। 11:45 पर ली अंतिम सांसें। तीन दिन के भारत दौरे पर आए यूएई के शहजादे नाहियान। पीएम मोदी ने शहजादे के लिए तोड़ा प्रोटोकॉल, किया जोरदार स्वागत। रेल बजट के आने से बढ़ सकती है रेल यात्रियों की मुश्किलें। आगामी 25 फरवरी को पेश होने वाला है रेल बजट। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे अहम खबर के साथ। आपको बता दें कि सियाचिन से जिंदा निकले हनुमंत थप्पा की मौत हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। सियाचिन से जिंदा निकले 6 दिन के बाद जिंदा निकाले गए हनुमंत थप्पा की आरआर अस्पताल में मौत हो गई। आपको बता दें कि आज 11:45 पर हनुमंत थप्पा ने अंतिम सांसें ली हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। सियाचिन में मौत को मात देकर लौटे हनुमंत थप्पा इस वक्त दिल्ली के रिचर्ड एंड सेंटर अस्पताल में उनकी मौत हो गई। वो जिंदगी और मौत की दूसरी जंग हार गए। आपको बता दें कि उनके सभी ऑर्गन्स काम करने बंद कर दिए थे और उनकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही थी। पिछले 2-3 दिनों से वो कोमा में भी थे। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, लांस नायक हनुमंत थप्पा की मौत हो चुकी है। तो आपको बता दें 11:45 पर लांस नायक हनुमंत थप्पा ने अंतिम सांसें ली हैं। और इस पूरे खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी सत्येंद्र भाटी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, इस पूरे खबर पर ज्यादा जानकारी, ज्यादा अपडेट। बिल्कुल, देखिए प्रज्ञा, जिस तरह से अंतिम सांस ली है 11:45 पर दिल्ली के आर्मी अस्पताल में लांस नायक हनुमंत थप्पा का निधन हो गया है। जिस तरह से 6 दिन तक लगातार वो सियाचिन के ग्लेशियर में फंसे हुए थे, 35 फीट नीचे फंसे हुए थे बर्फ के। और उसके बाद जब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था तो जो और इनके साथी नौजवान थे उनके तो शव वहां से बरामद हो गए थे। लेकिन वहां पर जब स्लीपर डॉग्स को दौड़ाया गया, उनसे जांच की गई तो पता लगा कि 35 फुट खुदाई करने के बाद पता चला कि लांस नायक हनुमंत थप्पा वहां पर है। और बड़ी बात यह थी कि उस वक्त लांस नायक हनुमंत थप्पा की सांसें चल रही थी। उसके बाद वहां पर रेस्क्यू इनका किया गया, हेलीकॉप्टर के माध्यम से इनको सियाचिन के बेसिक कैंप पे लेकर आया गया और उसके बाद वहां पर इनका इलाज किया गया। और उसके बाद जब देखा कि हालत लगातार और ज्यादा बिगड़ती जा रही थी, उसके लिए दिल्ली के आर्मी अस्पताल के लिए इनको रेफर किया गया। 2 दिन पहले जब ये दिल्ली के आर्मी अस्पताल में पहुंचे थे तो वहां पर एक विशेष पैनल का गठन हुआ था जो कि इनकी पूरी हालत की जांच कर रहा था और देख रहा था कि आखिरकार किस तरह से हालत में सुधार आ सकता है। उसके लिए तमाम कोशिशें यहां पर की जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तुरंत प्रभाव से दिल्ली के आर्मी अस्पताल पहुंच गए थे और उन्होंने विशेष रूप से आदेश दिया था कि इनकी हालत के लिए, इनके इलाज के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। जो भी जरूरत होगी तमाम जरूरतों को पूरा किया जाएगा। और उसके बाद एम्स की अगर मैं बात करूं, ऑल इंडिया मेडिकल के डॉक्टरों का एक पैनल का गठन किया और उसके बाद एक विशेषज्ञों की टीम भी दिल्ली के आर्मी अस्पताल पहुंच गई और वहां पर वो भी पूरी तरह से निगरानी कर रही थी हनुमंत थप्पा की सेहत की। लेकिन बड़ी बात यह थी कि एकाएक सभी ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया था हनुमंत के। क्योंकि बड़ी बात यह होती है प्रज्ञा कि जिस वक्त वहां पर वो फंसे हुए थे सियाचिन में, उस वक्त का वहां का टेम्परेचर -50 था, यानी कि -50 टेम्परेचर था। और जब -50 के टेम्परेचर वहां पर होता है उस दौरान वो बर्फ में नीचे दबे हुए थे तो पूरा शरीर ठंडा हो जाता है और शरीर जब ठंडा
होने के बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तो एक ये भी वजह होती है कि जब धीरे धीरे गर्मी शरीर में आती है तो उसके बाद हमारे जो बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं और उसमें बहुत ज्यादा पॉइजन पैदा हो जाता है जो कि हमारे तमाम ऑर्गन्स को खराब करता है। और वही एक वजह रही कि वहां पर धीरे धीरे जो ऑर्गन्स थे वो फेल होना शुरू हो गए, किडनी ने काम सत्येंद्र, करना आपसे ये बंद कर भी दिया था। बिल्कुल जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया था उसमें क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई थी, उसमें डॉक्टर्स ने क्या कुछ कहा था? देखिए उन्होंने साफ कहा था कि यहाँ पर जो लांस नायक हनुमंत थप्पा हैं उनके फेफड़ों में निमोनिया पाया गया है। सीटी स्कैन चूंकि किया गया था पूरी की पूरी बॉडी का, तो सबसे अहम बात उसमें यह बताई गई कि उनके फेफड़ों के अंदर वहां पर उसमें निमोनिया हो गया था। उसके अलावा किडनी ने काम करना बंद कर दिया था, लीवर ने एकदम से काम करना बंद कर दिया था। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि जो हनुमंत थप्पा के जो सारे के सारे जो अंग हैं शरीर के सभी अंगों ने उनका साथ छोड़ दिया था, वो कोमा में चले गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी कोशिशें लगातार जारी थी। पूरा मेडिकल स्टाफ इस कोशिश में लगा हुआ था कि जिस तरह से चमत्कार सियाचिन के ग्लेशियर में देखने को मिला था कि 6 दिनों तक 35 फुट नीचे बर्फ में दबे होने के बावजूद भी उनकी सांसें चल रही थी, तो एक बार फिर से यही सांसें लगातार चलती रहेंगी। उनकी तमाम कोशिशें की जा रही थी। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से सभी लोग दुआएं भी कर रहे थे प्रज्ञा, लेकिन यहाँ पर वो दुआएं अब हारती हुई नजर आ गई हैं, क्योंकि जिस तरह से आर्मी अस्पताल में हनुमंत थप्पा ने आखिरी सांस ली है, उनका निधन हो गया है। पूरे देश में मानो एक शोक की लहर सी दौड़ गई है, क्योंकि एक चमत्कार इसको कहा जाएगा। जिस तरह से 6 दिन के बावजूद भी वहां पर वो जिंदा निकले थे, सांसें उनकी चल रही थी। पूरा देश इस बात के लिए दुआ कर रहा था कि किसी भी तरह से वो स्वस्थ हो जाए। सब लोग अलग अलग तरीके से ईश्वर को याद कर रहे थे, कोई अल्लाह के यहाँ पर अपनी हाजिरी लगा रहा था। तो सभी लोगों की उम्मीद थी कि ना जाने एक बार फिर से हनुमंत थप्पा सीमा पर तैनात होते हुए नजर आएंगे, लेकिन शायद भगवान को यह मंजूर नहीं था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र इन तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार दुआओं का दौर जारी था, पूरे देश में दुआ और प्रार्थना की जा रही थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि लोगों की दुआएं काम नहीं आई। कहते हैं जहां पर दवा काम नहीं आती है वहां पर दुआ काम आती है, लेकिन इस बार दुआ काम नहीं आई और हनुमंत थप्पा ने आरआर अस्पताल में 11:45 पर अंतिम सांसें ली। तो निश्चित तौर पर यह पूरे देश के लिए इस वक्त दुखद खबर है, दुखद घटना है। हनुमंत थप्पा की मौत हो गई है। हनुमंत थप्पा के निधन की खबर से पूरा देश इस वक्त गमगीन है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात डेविड हेडली से हो रही पूछताछ से जुड़ी। आपको बता दें कि डेविड हेडली ने अपनी गवाही के दौरान आज भी चौंकाने वाले सबूत पेश किए हैं और हेडली ने अपने खुलासे में आज क्या कुछ कहा है, देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। छब्बीस 11 हमलों के खुले सारे राज। आतंकी डेविड हेडली से हो रही है पूछताछ। पाकिस्तान हुआ बेनकाब। जी हां, 26/11 हमलों की साजिश रचने वाले आतंकी डेविड हेडली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुंबई के मोका कोर्ट में आज फिर से गवाही हो रही है। गवाही के दौरान हेडली एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे भी करता जा रहा है। आपको बता दें कि हेडली ने अपने खुलासे में इशरत जहां को लेकर भी चौंकाने वाला खुलासा किया है। हेडली ने अपनी गवाही में बताया कि इशरत जहां आत्मघाती हमलावर थी। इसके साथ ही अपनी गवाही के दौरान गुरुवार को हेडली ने ये भी बताया कि मुंबई हमले से पहले उसे अब्दुल रहमान पाशा ने 18,000 भारतीय करेंसी भी दी थी। इसके अलावा हेडली को लगातार डॉलर और इंडियन करेंसी में भुगतान किया जाता था। आपको ये भी बता दें कि भारत आने से पहले भी उसे मोटी रकम US डॉलर के तौर पर दी गई थी। पूछताछ के दौरान डेविड हेडली ने आगे बताया कि साल 2006 में तहव्वुर राणा भारत आया था। साथ ही उसे आतंकी हमले के पहले भारत छोड़ने को भी कहा गया था और खुद तहव्वुर राणा को ये बताया गया था कि मेजर साजिद मीर उससे भारत में इंटेलिजेंस का काम करा रहा है। जानकारी मिलने के बाद डॉक्टर राणा ने हेडली को कहा कि मिशन को अंजाम दिया जाए। तहव्वुर राणा को जानकारी थी कि ये सब लश्कर के इशारे पर ही हो रहा है। 26/11 हमले से पहले तहव्वुर राणा मुंबई आया था और धमाकों के ठीक पहले वो शिकागो वापस भी चला गया था। आपको बता दें कि सोमवार और मंगलवार को हुई गवाही में
हेडली ने पाकिस्तान के कई राज खोले, या यूं कहा जाए कि पाकिस्तान को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। उसने साफ तौर पर कहा कि किस तरह से आईएसआई और पाक सेना के अधिकारियों ने उसकी मदद की। इसके साथ ही उसने जानकारी भी दी है कि हाफिज सईद ने ही 26/11 की हमलों की साजिश रची थी और इन हमलों को अंजाम देने में हाफिज सईद ने किस तरह से अहम भूमिका भी अदा की थी। खबर संगम के लिए प्रज्ञा जायसवाल की रिपोर्ट। तो बिल्कुल आपको बता दें कि डेविड हेडली ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं और लगातार वो पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब खबर फेसबुक यूजर्स से जुड़ी। जी हां, आपको बता दें कि फेसबुक को फ्री बेसिक्स की अपनी महत्वाकांक्षी योजना पर ट्राई की ओर से रेड सिग्नल मिल गया है। जी हां, आपको बता दें कि ट्राई ने हाल ही में फेसबुक की फ्री बेसिक्स मुहिम को झटका देते हुए इंटरनेट कंपनियों को अलग अलग दामों पर सेवाएं मुहैया कराने की इजाजत नहीं दी थी। इस फैसले के कुछ दिनों बाद ही फेसबुक के इंडियन पार्टनर रिलायंस कम्युनिकेशन ने इसे पेड प्लेटफॉर्म बनाने का फैसला किया है। आपको ये भी बता दें कि फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने इस फैसले पर निराशा भी जताई है और इस पूरे मामले पर बुधवार को फेसबुक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्य मार्क एंड्रसन ने विवादास्पद ट्वीट भी किया है। आपको बता दें कि अपने ट्वीट में मार्क एंड्रसन ने लिखा कि भारत ब्रिटिश राज के अंदर ही रहता तो अच्छा होता। हालांकि बाद में बढ़े विवाद के बाद फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग को माफी भी मांगनी पड़ी। और अब खबर 3 दिनों की यात्रा पर आए अबू धाबी के युवराज से जुड़ी। जी हां, आपको बता दें कि अबू धाबी के शहजादे शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान अपने 3 दिवसीय भारत दौरे के तहत बुधवार को नई दिल्ली पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए एयरपोर्ट पर अपने इस खास दोस्त की अगवानी की। उम्मीद ये भी की जा रही है कि इस यात्रा से भारत और यूएई के रिश्तों में एक नई ताकत और गति जरूर मिलेगी। नाहयान के भारत यात्रा के दौरान दोनों देश ऊर्जा, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में रिश्तों को विस्तार देने के उपायों पर बातचीत करेंगे और तेल, परमाणु ऊर्जा, आईटी, अंतरिक्ष, रेलवे और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से साबित कर दिया और प्रोटोकॉल तोड़कर यूएई के युवराज के स्वागत के लिए पहुंच गए और दोनों देशों के रिश्ते इस यात्रा से मजबूत जरूर होंगे। रुक करते हैं अब अगली खबर का। रेल बजट से इस साल भी पिछले साल की तरह रेलवे यात्रियों को बोझ बढ़ सकता है। जी हां, क्योंकि आगामी 25 फरवरी को पेश होने वाले रेल बजट में रेल मंत्रालय किराए में 5 से 10% तक बढ़ोतरी कर सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यात्री किराए से होने वाले आमदनी में कमी और 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए रेलवे पर करीब 32,000 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा, जिसके चलते किराए में बढ़ोतरी की जा सकती है। गौरतलब है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय के 2015-16 के बजट में रेलवे को मिलने वाली राशि में से करीब 6,000 करोड़ रुपए की कटौती कर दी थी। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि यात्री किराए में बढ़ोतरी के लिए अभी सिर्फ विचार किया जा रहा है। चलिए और अब खबर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से। आपको बता दें कि दिल्ली को प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से लागू किए गए ऑड इवन फॉर्मूले के 15 दिन के सफल ट्रायल के बाद अब एक बार फिर से दिल्ली सरकार इसे अमल में लाने की योजना बना रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को इस मुद्दे पर एक अहम बैठक भी की, जिसके बाद दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने ये बताया कि आज यानी कि गुरुवार से ऑड इवन के अगले चरण पर फैसला लिया जा सकता है। सूत्रों की माने तो 10वीं और 12वीं की परीक्षा खत्म होने के बाद ही दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूले को लागू किया जाएगा। इसी के साथ इस बार महिलाओं को भी इस नियम से छूट नहीं दी जाएगी। तो निश्चित तौर पर ऑड इवन फॉर्मूला से
लोगों को निजात नहीं मिलेगी, महिलाओं को भी छूट नहीं दिया जाएगा। हालांकि ये कहा जा रहा है कि स्कूल की बसों को ऑड इवन फॉर्मूले के तहत नहीं रखा जाएगा। तो रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए खबर संगम के साथ। MSG ब्रांड वाले जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं। सुई से लेके हाथी तक, यानी घर का सारा सामान, पूरी घरेलू चीजों का एक भंडार लेके आ रहे हैं। आप हमें ब्रांड एम्बेसडर बनाने आए हो, हमने कहा तो फिर आपको पहले ये श्योर करना होगा कि आप क्वालिटी नंबर 1 देंगे। कहने लगे गुरुजी वायदा करते हैं कि जो क्वालिटी कहेंगे वही क्वालिटी देंगे, तो हमें लिखित में चाहिए। तो उन्होंने ये लिखित में हमें दिया। अच्छी लैब से चेक किया जाएगा तो सर्टिफाइड होगा, तो आपके घरों में बिना जहर वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आने वाले हैं। क्योंकि ऑर्गेनिक नहीं होगा तो जिंदगी में जहर घुलता रहेगा, और ऑर्गेनिक यानी सुपर डुपर क्वालिटी, नंबर 1 क्वालिटी ला रहे हैं। और सारे प्योर प्रोडक्ट आने वाले हैं। जो लिफाफे के बाहर होगा मजमून भी वही होगा। रोजाना की खिलखिलाती सुबह में सेहत का रखें ख्याल, योग से दूर भगाएं रोग। भागदौड़ भरी जिंदगी से वक्त निकालकर करिए प्रभु के दर्शन। देखिए शुभ प्रभात हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सुबह 6:30 बजे सिर्फ सर्वधर्म संगम चैनल पर। जॉब को लेकर है हैरान या इनकम को लेकर है परेशान? अब ना हो हैरान और ना परेशान, ग्लोबल आपको देगा फुल टाइम पार्ट टाइम जॉब विद ट्रस्टेड ब्रांड्स। कॉल नाउ 1800-137-3009। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्या आपने कहीं सुना है कि कोई अपनी मृत्यु के बाद अपनी आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ वातावरण और हरियाली की सौगात दे सकता है? नहीं ना, लेकिन ऐसा संभव है और ये सब हो रहा है। अगर आप भी इस अद्भुत दृश्य को देखना और जानना चाहते हैं तो आप हरियाणा के सिरसा जिले में बने डेरा सच्चा सौदा चले जाइए, जहां आपको पर्यावरण सुरक्षा का ऐसा अनूठा दृश्य देखने को मिलेगा जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ विशाल भूभाग पर मानव अस्थियों से न केवल वातावरण महक रहा है, बल्कि लहलहाते पौधों के बीच हरियाली की छटा भी बिखेर रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आदिकाल से ही हिंदू और सिख समुदाय के लोग अपने परिवार में किसी की मृत्यु के बाद उसके मृत शरीर को अग्नि के हवाले करते आ रहे हैं, और मुस्लिम और ईसाई मृतदेह को अपने संस्कारों के साथ जमींदोज करते आ रहे हैं। सालों से यही परंपरा रही है कि परिवार के लोग अपने रीति रिवाज के अनुसार अस्थियां विसर्जित करते आ रहे हैं। लेकिन एक ओर जहां मानव अस्थियों से नदियों और नहरों में जल प्रदूषण की बात हो रही है, तो वहीं पूज्य गुरु डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने इन अस्थियों से पर्यावरण सुरक्षा का बीड़ा उठाया है। मानवता भलाई के कार्यों में नया अध्याय विगत 23 मार्च 2014 को उस समय जुड़ा जब पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने अस्थियों से पेड़ पौधे लगाने के नए भलाई कार्य के बारे में बताया, तो बड़ी तादाद में पहुंची साध संगत ने हाथ खड़े कर सहयोग करने का वादा किया। पूज्य गुरु जी ने उपस्थित साध संगत से आह्वान किया कि वो अस्थियों को डेरा सच्चा सौदा में लाएं, ताकि उनसे पेड़ पौधे लगाए जा सकें और आने वाले समाज का भी भला हो सके। डेरा सच्चा सौदा में अब तक हजारों परिवार अपने गुजर चुके परिजनों की अस्थियों को लेकर आ चुके हैं और उन पर पौधा लगाने का कार्य भी जोरों से जारी है।
37 परिवार अस्थियां लेके आए हैं जो आश्रम में देना चाहते, 35 पहले दे गए हैं जिन पे पौधे लगाए जाएंगे और वो पौधे सारे अस्थियों से चल रहे हैं। खुशी की बात, हजारों पौधे लग चुके हैं। तो उस आत्मा का भला, परिवार का भला, मालिक आपको ताकत दे। अब तक शाह सतनाम जी धाम स्थित खेतों में मोटर नंबर 16 व 18 पर करीब 30 एकड़ से भी अधिक भूभाग पर विभिन्न तरह के करीब 3000 से भी ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। ये अस्थियां मानवता के उन सच्चे प्रहरियों की है जिनका जीते जी हर क्रम, हर लम्हा मानवता को समर्पित रहता है। पौधों के रूप में वातावरण को अपनी सुगंध से महका रहे ये वो इंसानियत के मसीहा हैं जिन्होंने जीते जी अपने खून से बीमार जरूरतमंदों की तकदीर लिखी। किसी ने आंखें तो किसी ने जरूरत पड़ने पर अपना गुर्दा तक दान कर दिया। सब लोग जो हस्तियां होती हैं सब ये जाके कोई गंगा में डालता है, कोई जमुना में ऐसा डाल देते हैं। बाकी यहाँ गुरुजी ने एक नवा किस्मा दिखाया हमारे को कि ये पेड़ लगाए, इनके ऊपर 2.5 फुट खड्डा करके और इसके अंदर अस्थियां डाल कर हम ऊपर पेड़ लगाए। 1 साल के अंदर यहाँ बाग चालू होया है। ये गुरुजी की रहमत है। ये डेरा सेवादारों को अपने आप पर गर्व है कि वो मरकर भी समाज के काम आएंगे। इस नश्वर संसार को छोड़कर जाने वाले डेरा श्रद्धालुओं के परिजनों को भी अपने ऊपर गर्व होने लगा है कि उनके अपने जो इस दुनिया में नहीं रहे वे मरकर भी समाज के काम आएंगे। यदि आप अस्थियों को गमले में या सीधे पौधे के गड्ढे में ही डाल दें, उस पर फलदार, छायादार या अनुपयोगी पेड़ पौधे लगा दें तो ज्यादा बेहतर है। इस तरह से अस्थियां भी बर्बाद नहीं होंगी और मरने के बाद भी इंसान स्वच्छ वातावरण बनाने में सहायक होगा और इन अस्थियों पर अंकुरित होने वाले बीज का भी भला होगा। खबर संगम के लिए रविंद्र यास के साथ दीपक सैनी की रिपोर्ट। तो बिल्कुल पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाने की ये अनूठी पहल सिर्फ और सिर्फ डेरा सच्चा सौदा संस्थान में ही संभव है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब खबर हरियाणा के रादौर जिले से, जहां कैथल का हुड्डा ग्राउंड 26 फरवरी को एक ऐतिहासिक आंदोलन का गवाह बन सकता है। जी हां, इस ग्राउंड में 26 फरवरी को देश भर के किसान एक नए जोश के साथ अपनी मांगों को पूरा करवाने की मांग करेंगे और 26 फरवरी को करो या मरो की स्थिति तक होने वाले इस आंदोलन तब तक खत्म नहीं किया जाएगा जब तक किसानों की मांगों पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है। तो वहीं इस आंदोलन को कामयाब बनाने के लिए भारतीय किसान यूनियन ने भी पूरी तरह से कमर कस ली है, जिसके चलते भाकियू स्टेट प्रधान गुरनाम सिंह खुद प्रदेश भर में किसानों की बैठक लेकर इस रैली में पहुंचने का आह्वान कर रहे हैं। छब्बीस तारीख को आंदोलन कर रहे हैं, करो या मरो, कैथल में हुड्डा ग्राउंड में। उसके प्रचार के लिए जगह जगह मीटिंगें कर रहे हैं। दौर में उसी के तहत आज किसानों की मीटिंग की है जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का, लेकिन बनने के बाद अब मुकर गए हैं। वो करो या मरो का आंदोलन है, या तो सरकार हमें गोलियां मारेगी, लाठियां मारेगी, कुछ भी करेगी, और या हम अपनी बात मनवा के रहेंगे जब तक हम वहां से नहीं हलेंगे, जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी। तो फिलहाल के लिए इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए खबर संगम। जाते जाते छोड़ जाते हैं आपको मौसम के हाल के साथ।
सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।